मनोविज्ञान की दुनिया में कुछ ऐसे बड़े सवाल हैं जो जो हमें हमेशा से परेशान करते आए हैं। हम असल में कितने स्मार्ट हैं, हम नई चीजें सीखते कैसे हैं, और वो क्या चीज है जो हमें हम बनाती है, हमारा व्यक्तित्व वो कैसे बनता है। बिल्कुल। और इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने, आप समझिए, सदियों तक मेहनत की है। ये हमें उन बड़े सिद्धांतों से मिलवाता है जिन्होंने हमारे सोचने, सीखने और हमारे होने के तरीके को समझने की कोशिश की है। तो एक तरह से ये मनोविज्ञान की जो सबसे बड़ी बड़ी थ्योरीज हैं, उनका एक टूर होने वाला है। तो चलिए सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। इंटेलिजेंस या बुद्धि क्या है? सोर्स हमें शुरू में थॉर्नडाइक और गैरेट के दिए 3 तरह के इंटेलिजेंस से मिलवाता है: अमूर्त, यांत्रिक और सामाजिक। हाँ, ये एक बहुत अच्छा शुरुआती पॉइंट है। मतलब अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, जो किताबों और आइडियाज वाली होती है। बिल्कुल, जैसे एक फिलोसोफर या वैज्ञानिक में होती है। फिर है यांत्रिक यानी मैकेनिकल इंटेलिजेंस, मतलब मशीनों और औजारों के साथ काम करने की क्षमता, एक इंजीनियर की तरह। हाँ। और तीसरी सामाजिक या सोशल इंटेलिजेंस, जो लोगों को समझने और उनके साथ घुलने मिलने की कला है। लेकिन ये तो बस प्रकार हो गए। असली सवाल तो ये था कि क्या इंटेलिजेंस बस एक ही चीज है? यहीं से अल्फ्रेड बिने की थ्योरी आती है, एक कारक सिद्धांत। हाँ, यूनिफैक्टर थ्योरी। उनका आइडिया तो बहुत बहुत सीधा साधा था। क्या था वो? बिने का मानना था कि बुद्धि एक अखंड शक्ति है, एक जनरल फैक्टर है। अगर आप एक चीज में स्मार्ट है तो आप हर चीज में स्मार्ट होंगे। अच्छा, जैसे कोई इंजन अगर पावरफुल है तो वो हर काम जोर से करेगा। बिल्कुल। और इसी आधार पर दुनिया के पहले आईक्यू टेस्ट बने। तो फिर अगर ये इतना ही सरल था तो इसमें कमी क्या थी? मतलब मनोवैज्ञानिकों को ये क्यों लगा कि बुद्धि सिर्फ एक चीज नहीं हो सकती? क्योंकि असल जिंदगी में ऐसा होता नहीं है ना? हम सबने देखा है कि कोई गणित में बहुत तेज हो सकता है, लेकिन लोगों से बात करने में बिल्कुल कच्चा। हाँ, ये तो होता है। या कोई शानदार म्यूजिशियन हो सकता है, पर उसकी लॉजिकल सोच शायद औसत हो। पिने का मॉडल इन विभिन्नताओं को समझ नहीं पा रहा था। और यहीं पर चार्ल्स स्पीयरमैन ने एक नया आइडिया पेश किया, उनका द्विकारक सिद्धांत, 2 फैक्टर थ्योरी। हाँ, उन्होंने कहा कि बुद्धि एक नहीं बल्कि 2 चीजों से बनी है, एक जी फैक्टर और एक एस फैक्टर। सही। स्पीयरमैन ने कहा कि हम सब में एक जी फैक्टर यानी जनरल इंटेलिजेंस होता है, जो हमें विरासत में मिलता है। ये हमारी बुनियादी मानसिक ऊर्जा की तरह है। और एस फैक्टर? उसके साथ साथ हम सब में कई एस फैक्टर्स यानी स्पेसिफिक एबिलिटीज भी होती हैं, जो हम ट्रेनिंग और अभ्यास से सीखते हैं, जैसे गाना सीखना या क्रिकेट खेलना। तो कोई गणित में इसलिए अच्छा है क्योंकि उसका जी फैक्टर तो मजबूत है ही, साथ में उसने गणित के लिए एक मजबूत एस फैक्टर भी बना लिया है। एकदम सही। ये बुद्धि को समझने में एक बड़ा कदम था। लेकिन फिर थॉर्नडाइक आए और उन्होंने इस आइडिया को पूरी तरह से पलट ही दिया। उनके सिद्धांत को बहुकारक कहते हैं। सोर्स में इसका एक बड़ा मजेदार नाम भी है, बालू का ढेर सिद्धांत। ये क्या है? ये नाम इसलिए है क्योंकि थॉर्नडाइक का मानना था कि बुद्धि जी फैक्टर जैसी कोई एक चीज नहीं है, बल्कि ये हजारों छोटी छोटी स्वतंत्र योग्यताओं का एक समूह है। ठीक वैसे ही जैसे बालू के लाखों कण मिलकर एक ढेर बनाते हैं। बिल्कुल। उनके हिसाब से कोई भी 2 मानसिक काम एक जैसे तभी होते हैं जब उनमें कुछ कॉमन तत्व हो। ये जी फैक्टर के विचार के एकदम खिलाफ था। तो हम एक छोर से दूसरे छोर पर चले गए। बिने ने कहा सब कुछ एक है और थॉर्नडाइक ने कहा सब कुछ अलग अलग है। ये तो कंफ्यूजिंग है। और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बीच के रास्ते भी निकले। लेकिन जिस सिद्धांत ने सच में लोगों के सोचने का तरीका बदला, वो था हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत, थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। हाँ, गार्डनर ने कहा कि आप ये क्यों पूछ रहे हैं कि कोई कितना स्मार्ट है? सही सवाल ये है कि कोई किस तरह से स्मार्ट है। बिल्कुल। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। इसका मतलब है कि इंटेलिजेंस का कोई एक पैमाना है ही नहीं। तो हमारे स्कूल और आईक्यू टेस्ट तो सिर्फ 2 ही तरह की बुद्धि को हीरो बनाते आए हैं, भाषाई और तार्किक गणितीय। एकदम। जबकि गार्डनर ने कहा कि असल में बुद्धि कम से कम 9 तरह की होती है। इसमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस, बॉडीली काइनेस्थेटिक यानी शारीरिक गतिक बुद्धि, स्पेशियल यानी स्थानिक बुद्धि, ये सब शामिल हैं। मतलब इस थ्योरी के हिसाब से सचिन तेंदुलकर का कवर ड्राइव या लता मंगेशकर का सुर लगाना, वो भी एक तरह की जीनियस है, एक तरह की इंटेलिजेंस है, जो शायद किसी आईक्यू टेस्ट में कभी पकड़ी नहीं जा सकती। आपने एकदम सही पकड़ा। गार्डनर के अनुसार ये सभी अलग अलग तरह की बुद्धिमत्ता हैं, और इस एक सिद्धांत ने शिक्षा की दुनिया में, आप कह सकती हैं, क्रांति ला दी।
हमें ये सिखाया कि हर बच्चे में कोई न कोई खास प्रतिभा होती है। तो हमने देखा कि स्मार्ट होने का मतलब एक नहीं बल्कि कई चीजें हो सकता है। पर ये स्मार्टनेस आती कहाँ से है? यहीं से हमारी चर्चा का दूसरा पड़ाव शुरू होता है, सीखने की प्रक्रिया। और सीखने को समझने की शुरुआत होती है कुछ बहुत ही दिलचस्प प्रयोगों से। सबसे पहले आते हैं व्यवहारवादी या बिहेवियरिस्ट्स, जिनका मानना था कि दिमाग एक ब्लैक बॉक्स है, अंदर क्या हो रहा है हमें नहीं पता, हम सिर्फ बाहरी व्यवहार को देख सकते हैं। बिल्कुल। और इसी सोच से थॉर्नडाइक का वो मशहूर बिल्ली वाला प्रयोग आता है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ट्रायल एंड एरर? हाँ, उन्होंने एक भूखी बिल्ली को एक पजल बॉक्स में बंद कर दिया और बाहर खाना रख दिया। दरवाजा एक लिवर दबाने से खुलता था। तो बिल्ली ने पहले बहुत हाथ पैर मारे होंगे। बिल्कुल, इधर उधर पंजा मारा और गलती से उसका पंजा लिवर पर पड़ गया और दरवाजा खुल गया। अगली बार जब उसे बंद किया गया तो उसने थोड़ा कम समय लिया। और धीरे धीरे वो सीख गई कि बॉक्स में जाते ही सीधा लिवर दबाना है। हाँ, मतलब गलतियां कर करके सीखना। और इसी आधार पर थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम दिए: तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। मतलब सीखने के लिए तैयार होना जरूरी है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और सबसे जरूरी उस काम का नतीजा अच्छा होना चाहिए। सही कहा। बिल्ली को खाना मिला, इसलिए उसने वो काम दोबारा किया। और इसी आइडिया को इवान पाव्लोव ने अपने कुत्तों वाले प्रयोग से एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। घंटी, कुत्ता और लार, ये कहानी तो सबने सुनी है। हाँ, वो शास्त्रीय अनुबंधन या क्लासिकल कंडीशनिंग का क्लासिक उदाहरण है। पाव्लोव ने देखा कि कुत्तों के सामने खाना रखने पर उनके मुंह में लार आती है। ये तो एक नेचुरल रिएक्शन है। बिल्कुल। फिर उन्होंने खाना देने से ठीक पहले एक घंटी बजाना शुरू कर दिया। कई बार ऐसा करने के बाद उन्होंने सिर्फ घंटी बजाई, खाना नहीं दिया। और कमाल ये हुआ कि कुत्ते सिर्फ घंटी की आवाज सुनकर ही लार टपकाने लगे। उनके दिमाग ने घंटी और खाने को एक साथ जोड़ लिया था एकदम। लेकिन फिर आए बीएफ स्किनर। उन्होंने कहा कि पाव्लोव और थॉर्नडाइक सिर्फ आधे ही सही हैं। उनका ध्यान इस बात पर था कि व्यवहार से पहले क्या होता है, जबकि स्किनर का फोकस इस पर था कि व्यवहार के बाद क्या होता है, यानी परिणाम। हाँ, जिसे उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग कहा। इसका सीधा सा मतलब है, आपके काम का नतीजा तय करेगा कि आप वो काम दोबारा करेंगे या नहीं। और इसके लिए उन्होंने स्किनर बॉक्स बनाया था। हाँ, चूहों और कबूतरों के लिए। जब चूहा एक लिवर दबाता तो उसे खाने की एक गोली मिलती। ये एक रिवॉर्ड था। नतीजा, चूहा बार बार लिवर दबाने लगा। तो स्किनर का मानना था कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट से हम किसी भी व्यवहार को आकार दे सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिकों ने सवाल उठाया, क्या दिमाग के अंदर कुछ नहीं होता? क्या हम सिर्फ आदतें बनाने वाली मशीनें हैं? यहीं से गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की एंट्री होती है। हाँ, जो कोहलर के काम में दिखती है। उनका कहना था कि सीखना सिर्फ आदत बनाना नहीं, बल्कि अचानक दिमाग की बत्ती जलना भी है। उनके चिंपैंजी सुल्तान वाला प्रयोग। वही, सुल्तान को एक कमरे में बंद किया गया। छत से केले लटक रहे थे जो उसकी पहुंच से बाहर थे। कमरे में कुछ खाली बक्से भी पड़े थे। तो उसने जरूर बिल्ली की तरह बहुत उछल कूद की होगी। लेकिन थोड़ी देर के लिए। फिर वो अचानक एक कोने में चुपचाप बैठ गया। वो बस केलों और बक्सों को घूरता रहा। और फिर अचानक, जैसे उसके दिमाग में बिजली कौंधी हो, वो उठा, बक्सों को एक के ऊपर एक रखा, उस पर चढ़ा और केले तोड़ लिए। वाह, ये तो आहा मोमेंट था। यही है अंतर्दृष्टि या इनसाइट लर्निंग। सीखना सिर्फ धीरे धीरे नहीं होता, कभी कभी वो एक पल में पूरी समझ के साथ होता है। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। एल्बर्ट बेंडोरा ने कहा कि हम सिर्फ करके या सोचकर ही नहीं, बल्कि दूसरों को देखकर भी सीखते हैं। उनका सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी और बोबो डॉल वाला प्रयोग। हाँ, ये तो काफी चर्चित रहा। बेंडोरा ने बच्चों को एक वीडियो दिखाया जिसमें एक बड़ा आदमी एक बोबो डॉल नाम के खिलौने को पीट रहा था, उस पे चिल्ला रहा था। बाद में जब उन बच्चों को उस डॉल के साथ एक कमरे में अकेला छोड़ा गया, तो उन्होंने भी ठीक वैसा ही आक्रामक व्यवहार किया जैसा उन्होंने वीडियो में देखा था। बिल्कुल, उन्होंने उस व्यवहार का अनुकरण किया, उसे इमिटेट किया। ये थोड़ा डरावना है ना? हाँ, इसका मतलब है कि बच्चे अपने आसपास जो देखते हैं उसे बहुत जल्दी सीख लेते हैं। और यही बेंडोरा का सबसे बड़ा योगदान था। उन्होंने दिखाया कि सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो हमने समझा कि इंटेलिजेंस कई तरह की होती है और हम गलतियां करके, आदतें बनाकर, अचानक सूझबूझ से और दूसरों को देखकर सीखते हैं। लेकिन इन सब के नीचे वो क्या चीज है जो हमें एक व्यक्ति बनाती है? अब हम अपनी चर्चा के आखिरी और शायद सबसे जटिल हिस्से पर आते हैं,
व्यक्तित्व। और व्यक्तित्व को समझना शायद मनोविज्ञान की सबसे बड़ी चुनौती रही है। सोर्स हमें कुछ बड़े दृष्टिकोणों से मिलवाता है। एक रास्ता है सिगमंड फ्राइड का, जो हमारे अचेतन मन की गहराइयों में झांकता है। फ्राइड का नाम तो सबने सुना है। उनका आइडिया था कि हमारा व्यक्तित्व एक आइसबर्ग की तरह है। हाँ, हिमखंड। जो हिस्सा पानी के ऊपर दिखता है, हमारा चेतन मन, वो बहुत छोटा है। असली खेल तो पानी के नीचे छिपे हुए विशाल अचेतन मन में चल रहा है, जहां हमारी दबी हुई इच्छाएं, डर और यादें होती हैं। बिल्कुल। फ्राइड का मानना था कि यही अचेतन मन हमारे व्यवहार को चलाता है। लेकिन दूसरे मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि इतना गहरा जाने की क्या जरूरत है। यहीं से शील गुण सिद्धांत या ट्रेट थ्योरी की शुरुआत हुई। ऑलपोर्ट और कैटल जैसे नाम। हाँ, उनका नजरिया एक केमिस्ट की तरह था। जैसे केमिस्ट तत्वों को मिलाकर यौगिक बनाते हैं, वैसे ही उन्होंने व्यक्तित्व के बुनियादी तत्वों या ट्रेट्स को खोजने की कोशिश की। जैसे क्या कोई अंतर्मुखी है या बहिर्मुखी? सही। क्या वो ज्यादा ईमानदार हैं या लापरवाह? उनका मानना था कि इन बुनियादी गुणों के कॉम्बिनेशन से ही हर व्यक्ति का अनूठा व्यक्तित्व बनता है। ये तो काफी प्रैक्टिकल अप्रोच लगती है, पर क्या कोई तीसरा रास्ता भी है? हाँ, और वो शायद सबसे ज्यादा आशावादी रास्ता है, मानवतावादी सिद्धांत, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। और इसके सबसे बड़े पैरोकार थे अब्राहम मैस्लो। मैस्लो का हायरार्की ऑफ नीड्स, जरूरतों का पिरामिड। वही। मैस्लो का मानना था कि हर इंसान में अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने की एक स्वाभाविक इच्छा होती है, जिसे उन्होंने आत्मसिद्धि या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहा। उनके लिए व्यक्तित्व कोई ऐसी चीज नहीं थी जो अतीत से तय हो जाए, बल्कि एक लगातार चलने वाली यात्रा थी, खुद का सबसे बेहतर संस्करण बनने की ओर। तो कुल मिलाकर हमने मनोविज्ञान के 3 बड़े स्तंभों को देखा। बुद्धि को एक अकेली शक्ति मानने से लेकर उसे 9 अलग अलग प्रतिभाओं के रूप में देखने तक, सीखने को एक धीमी प्रक्रिया से लेकर एक आहा मोमेंट और दूसरों की नकल करने तक, और व्यक्तित्व को अचेतन मन की गहराइयों से लेकर रोजमर्रा के व्यवहार और आत्मसिद्धि की ऊंचाइयों तक। ये मानव मन को समझने की एक शानदार यात्रा है। हर सिद्धांत अपने आप में अधूरा है, पर सब मिलकर एक ज्यादा पूरी तस्वीर बनाते हैं। कोई एक जवाब सही नहीं है। ये सिद्धांत सिर्फ अकादमिक बातें नहीं है, ये हमें खुद को और दूसरों को समझने का एक फ्रेमवर्क देते हैं। और इन्हें सुनने के बाद एक सवाल मन में उठता है, जो मैं सभी के सोचने के लिए छोड़ना चाहता हूँ। जब हम ये समझते हैं कि बुद्धि, सीखने और व्यक्तित्व का कोई एक सही तरीका नहीं है, तो क्या ये हमें खुद के और दूसरों के प्रति ज्यादा उदार और स्वीकार्य नहीं बनाता? जब हम मानव मन के इन सभी अलग अलग आयामों पर विचार करते हैं, तो हमारे लिए कौन सी नई संभावनाएं खुलती हैं?